12-13 साल के उम्र के बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाती है। अगर वहां से उतने साल के उम्र के बच्चे को आप तैयार करते हो तो वो 2-4-5 साल में 18 साल का होकर वोटर बन जाता है। तो व्यवस्था को बनाने और बदलाव करने के लिए वो तैयार होता है। तो यहां से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो कम से कम एक गांव में एक बच्चा, एक स्टूडेंट आंदोलन के लिए तैयार करो और वो संगठित शक्ति का निर्माण करने के आधार पर बदलाव होगा। और इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। लोगों को खड़ा करने की जरूरत है। कोई हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठकर इसके विरोध में खड़ा करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बदलाव होगा। तो मैं जिन मुद्दों पर आप लोग बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं उसमें से एक भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। क्यों? तो इसलिए सारे देश भर में हिंसा कहीं पर भी नहीं करते हैं। हिंसा हमारे फेवर में नहीं है। हिंसा पुलिस वालों को हमारे विरोध में करना पड़ेगा, हम नहीं करते। तो पुलिस वाले जब हमारे विरोध में हिंसा करते हैं तो इससे फायदा हमको ज्यादा होता है, फायदा ज्यादा होता है। तो उनको भी मालूम हो गया कि ये भी रास्ता गलत है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, संगठन शक्ति पर जोर लगाओ। 2-3 साल, ज्यादा नहीं, 2-3 साल अगर आप लगाते हो और संगठित शक्ति निर्माण करते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। आपकी बात सरकार नहीं मानने वाली, तो आपको क्या करना चाहिए? हेलो, आप लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए। दिल्ली आने के लिए हमारे लोगों को बहुत ज्यादा ताकत लगानी है। जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों को यहाँ दिल्ली आने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और बहुत ज्यादा ताकत और शक्ति लगाने के बाद भी बहुत कुछ होता नहीं। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा ताकत दिल्ली आने के लिए लगाई जाती है, वो ताकत आप क्या करो, संगठित शक्ति निर्माण करने पर लगाओ। यदि आप संगठित शक्ति निर्माण करने पर लगाते हो, विद्यार्थियों की करो। मैं नहीं कर रहा हूं कि सारे समाज की शक्ति निर्माण करने का काम करो। मैं कह रहा हूं विद्यार्थियों की ही शक्ति निर्माण करो। यदि आप विद्यार्थियों की शक्ति निर्माण करते हो, जैसे भारत के आसपास के तमाम देशों में विद्यार्थियों के आंदोलन की वजह से वहां की सरकारें बदली, वहां की सरकार गिराने वाले लोगों को भाग जाना पड़ा। ऐसा हुआ, ऐसी खबरें मीडिया में और तमाम जगह पर आ रही है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों को संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को, अगर एक गांव में एक विद्यार्थी भी आपके संगठन का सदस्य, कार्यकर्ता बनता है, ये कम से कम पहली क्लास में 5 साल का बच्चा जो है पहली क्लास में जाता है। हमारे जमाने में 7 साल के बच्चों को पहली क्लास में जाने देते, 7 साल। तो आजकल 5 साल में ही पहली क्लास में, तो 7वीं क्लास में वो 12-13 साल का होता है। तो 12-13 साल के उम्र के बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हो जाती है। अगर वहां से उतने साल के उम्र के बच्चे को आप तैयार करते हो तो वो 2-4-5 साल में 18 साल का होकर वोटर बन जाता है।
तो व्यवस्था को बनाने और बदलाव करने के लिए वो तैयार होता है। तो यहां से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो कम से कम एक गांव में एक बच्चा, एक स्टूडेंट आंदोलन के लिए तैयार करो। तो इससे 6.5 लाख गांव हैं और चुनाव आयोग के द्वारा 15 लाख बूथ बनाए जाते हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए 15 लाख बूथ बनाए जाते हैं। तो एक बूथ में एक विद्यार्थी कार्यकर्ता तैयार करो। एक बूथ में कम से कम, अभी आज का अखबार में खबर है कि एक बूथ में 1200 वोटर, आज के अखबार में चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा दिया है कि 1200 वोटर के लिए एक बूथ होगा। तो 1200 वोटर के लिए अगर एक बूथ होगा तो 1200 वोटर के लिए हम लोगों को एक बूथ का संगठन खड़ा करना चाहिए, विद्यार्थियों को खड़ा करना चाहिए। यदि आप ऐसा विद्यार्थियों का ही संगठन बनाने का काम करते हो तो 15 लाख बूथ में विद्यार्थियों का संगठन खड़ा होगा। और यहां आने के बजाय, दिल्ली आने के बजाय आप जिला मुख्यालय पर ताकत प्रदर्शित करो। तो ये खबर तो यहां आती है। जो दिल्ली वाले लोग हैं ये खबरें मंगाते रहते। होम डिपार्टमेंट होता है हर जिले, जो जिलाधिकारी कार्यालय है उसमें होम शाखा होती है। वो होम शाखा का यही काम होता है कि वो दिल्ली को रिपोर्ट भेजे। तो वो दिल्ली को रिपोर्ट भेजते रहते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ताकत जो है संगठित शक्ति निर्माण करके, विद्यार्थियों की संगठित शाखा निर्माण करके यदि आप ऐसा करते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये संगठित शक्ति से आप बदलाव कर सकते हैं। संगठित शक्ति से दो बदलाव कर सकते हैं। एक, ये जो सरकार बनती है उस सरकार को बनने और बिगाड़ने में आपके पास ताकत होती है। मगर आजकल क्या हो रहा है, सरकार बनने और बिगाड़ने में लोगों में, तमाम लोगों में असंतोष होता है, मगर सरकार बनने और बिगाड़ने में लोग कामयाब नहीं हो रहे। क्यों कामयाब नहीं हो रहे? कभी आप लोगों ने इसके बारे में सोचा कि क्यों कामयाब नहीं हो रहे? कि कांग्रेस जाती है तो बीजेपी ही आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस ही आती है, कांग्रेस जाती है तो फिर बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है फिर कांग्रेस ही आती है। बदलाव तो होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे होने का बहुत बड़ा वजह यह है कि कांग्रेस वाले बहुत बड़े पैमाने पर काले धन का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी वाले काले धन का चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव में काले धन का यूज होता है। और ये जो काले धन का यूज होता है वो चुनाव के दौरान बहुत बड़ी पब्लिसिटी करने के लिए काले धन का यूज होता है। पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ी पब्लिसिटी होती है। और दोनों, कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों काले धन का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? कभी आपने सोचा इससे क्या होता है? इससे चुनाव क्षेत्र में क्या बदलाव आता है? चुनाव क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। लोग सोचना शुरू करते हैं। क्या सोचना शुरू करते हैं? लोग सोचना शुरू करते हैं कि कांग्रेस हारने वाली है, बीजेपी आने वाली है। कुछ लोग सोचना शुरू करते हैं नहीं, बीजेपी आने वाली है, कांग्रेस हारने वाली है, कांग्रेस जीतने वाली है, बीजेपी हारने वाली है। लोग ऐसा सोचना शुरू करते हैं। ये जो पब्लिसिटी मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है, इससे ये होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के 85% वोट है, वो वोट डिवाइड होते हैं। कुछ कांग्रेस के फेवर में कन्वर्ट होते हैं और कुछ बीजेपी के फेवर में कन्वर्ट होते हैं। और तुम जो बदलाव करने वाले लोग हैं, उनके पास तो कोई काला धन तो होता नहीं।
उसके पास पब्लिसिटी में वो कहीं कहीं दूर तक नहीं होता है, दूर दूर तक कहीं होता नहीं है, और फिर यही हो जाता है, हर बार यही होता है। तो इससे एक जो काला धन है, ये काला धन ये माहौल तैयार करता है, या तो कांग्रेस जीतेगी या तो बीजेपी जीतेगी। ये काले धन की वजह से ऐसा होता है, और सारे देश के चुनाव क्षेत्र में होता है। इसलिए तीसरा कोई प्लेयर नहीं होता है, उस प्लेयर को आउट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब है चुनाव आपके लिए, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, चुनाव से आप लोगों को आउट कर दिया गया है, और आपको केवल वोट देने के लिए रखा गया है। आपको वोटर बना के रखा हुआ है। तो चुनाव से आप जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव काले धन की वजह से रोक दिया गया है। कि क्या करेंगे अगर ये ऐसे है, तो क्या करेंगे? तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि अगर बदलाव करना चाहते हो तो हमारे लोगों का ध्यान चुनाव से हटाना होगा और परिवर्तनकारी आंदोलन पर केंद्रित करना होगा, आंदोलन पर केंद्रित करना होगा। आप में से किसी के पास भी काला धन नहीं है, सफेद नहीं है, साला काला कहां से होगा? सफेद नहीं है। उन पसीना बहाने के बाद खाने के लिए हम जो कमाते हैं वो पर्याप्त नहीं मिलता है, वो सफेद नहीं मिलता पर्याप्त, तो काला कहां से होगा? काला तो हमको मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए काले धन का इस्तेमाल हो रहा है, और काले धन का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। तो ये हमारे लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कांग्रेस थोड़ा सेकुलर है, थोड़ा नरम, थोड़ा सा नरम। इस्लाम जी की बात भी सही है, मगर थोड़ा कांग्रेस नरम, थोड़ा सेकुलर। बीजेपी कट्टरपंथी है। मतलब जो मीडिया वाले कहते हैं, जो मीडिया में प्रचार चलते रहता है, तो वही बातें हमारे लोग भी, उनको ये समझ में ही नहीं आता कि ओपिनियन फॉर्म किया जाना है। कितने लोगों को ये समझ में आता है ओपिनियन फॉर्मेशन? यहाँ पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को नहीं बोल रहा हूं, कितने पढ़े लिखे लोगों को ओपिनियन फॉर्मेशन समझ में आता है? ओपिनियन फॉर्मेशन तो समझ में ही नहीं आता। अरे ओपिनियन फॉर्मेशन ही तो मौलिक बात है, ओपिनियन ही मौलिक बात है जो बदलाव लाने का काम करती है। और ये ओपिनियन बदलाव लाने का अगर काम करती है, तो वो ओपिनियन हम लोगों को लाने का, बनाने का काम करना चाहिए, और उसके लिए लोगों को आंदोलन करने के लिए तैयार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आंदोलन के आधार पर बदलाव हो सकता है, आंदोलन के आधार पर बदलाव हो सकता है। और आंदोलन के आधार पर अगर बदलाव हो सकता है, तो हमको आंदोलन के दिशा में सारे देश भर में लोगों को तैयारी करने की जरूरत है, और उनको उस दिशा में डाइवर्ट करने की जरूरत है। इसके लिए आप लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करनी चाहिए, और उन मुद्दों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। ये मुद्दे आपने उठाए, ये जो मुद्दे आपने उठाए, इसमें एक भी मुद्दा गलत नहीं है, सारे मुद्दे सही है। मगर ये मुद्दे लागू कौन करेंगे?
वो लागू करने वाली ताकत आपके पास आएगी तब आप लागू करोगे। ये मुद्दे कांग्रेस वाले लागू करने वाले नहीं है, ये मुद्दे बीजेपी वाले लागू करने वाले नहीं है, दोनों में से कोई भी ये मुद्दे लागू करने वाले नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी लागू करने वाले नहीं है तो हम लोगों को ये परिस्थितियां लोगों को समझाना होगा और लोगों को इस काम के लिए तैयार करना होगा। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि ये दिल्ली में जो आने का कार्यक्रम है ये 2-4-5 साल रोक, 2-4-5 साल तक जो है दिल्ली में आना ही बंद है और इनकी ठुकाई जिला लेवल तक। तो वास्तविक ताकत कहां है? वास्तविक ताकत कहां है? ये दिल्ली में जो लोग आते हैं और संख्या के आधार पर दिल्ली में ताकत कब्जा करते हैं तो वहीं से आती है ना, तो वहीं पर तुम बंदोबस्त करो, वही तो बंदोबस्त कर सकते हैं। इन लोगों का बंदोबस्त जो है, संगठित शक्ति अगर आप लोग निर्माण वहां करते हो तो इनका वही पर बंदोबस्त हो जाता है। 543 लोकसभा की सीटें हैं, वो लगभग जिले लेवल पर ही है। तो वहां आप लोगों को संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए और वो संगठित शक्ति का निर्माण करने के आधार पर बदलाव होगा। और इसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। लोगों को खड़ा करने की जरूरत है, कोई हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठकर इसके विरोध में खड़ा करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो बदलाव होगा। तो मैं जिन मुद्दों पर आप लोग बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, मैं उसमें से एक भी मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उस मुद्दे पर आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं, वो सारे सही है। उस मुद्दे पर कोई तथ्य देने की जरूरत नहीं है, कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे सही है। वो जो सारे के सारे सही है वो लागू नहीं होते हैं, ये हमारी समस्या है। लागू करने की ताकत बीजेपी और कांग्रेस के पास है, दोनों लागू करने वाले नहीं है। लागू करने का काम हमें करना होगा, लागू करने का काम हमें करना होगा। तो हमें ही संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहिए। जो काम संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको रोक नहीं लगा सकता। ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पता नहीं, ये कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं है। पुलिस वालों को हमने बहुत पहले से परमिशन के लिए लेटर दिया, उन्होंने कोई अनुमति नहीं दिया। पता है हम लोगों को देना चाहिए था, उनको ना देने के बावजूद भी कार्यक्रम हुआ ना। किसकी बेइज्जती होगी? पुलिस वालों की बेइज्जती हुई कि नहीं? बेइज्जती करने के लिए नहीं बता रहा हूं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है, रोकने का अधिकार पुलिस वालों के पास नहीं है। उनको रोकना नहीं चाहिए था, दे देना चाहिए था। कानून और संविधान के तहत बोल रहा हूं, दे देना चाहिए था। ना देने के बावजूद भी हो गया। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि संगठित शक्ति, अगर ये इतनी सी छोटी सी शक्ति के आधार पर ना देने के बावजूद भी आपने कर दिया, तो आपको 2-4 साल इधर आना ही नहीं चाहिए। और जिला लेवल पर आप संगठित शक्ति निर्माण करो, पूरी ताकत लगाओ और ऐसी ताकत निर्माण करने के लिए जिला लेवल पर कार्यक्रम करते जाओ, लोगों को तैयार करते जाओ। तो ये 2-4 साल में इतनी बड़ी ताकत होगी कि वहां से जो विधानसभा और लोकसभा में चुनकर जाने वाले लोग हैं वो चुनकर नहीं जाएंगे, वहां से चुनकर नहीं जाएंगे। आप लोग अगर लोगों को तैयार करते हो तो वो चुनकर नहीं जा पाएंगे, तो व्यवस्था का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो संविधान के आर्टिकल 19 के तहत
ऐसा आप कर सकते हैं। संविधान का आर्टिकल 19 जो है वो केवल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और ऐसा आप कर सकते हैं। ये करने के लिए जिस तरह से आप यहां पुलिस परमिशन के बगैर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं सारे देश भर में हम पुलिस परमिशन के बगैर ही कर रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे, जय जयकार करने की जरूरत ही नहीं, आगे भी करते रहेंगे। क्यों? अगर आप जेल में जाने के लिए तैयार है, पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं मालूम है? मैं गुजरात में जेल में जाकर वापस आ गया, तो उनको मालूम हो गया कि वामन मेश्राम को एक बार जेल में भेज दिया तो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने लोग इकट्ठा हो गए। अरे साला ये रास्ता तो गलत रास्ता है। रात के 3 बजे आकर पुलिस के अधिकारी ने मुझे बताया ये तो सरकार के लिए गलत हो गया। ये क्या गलत हो गया? सारे देश के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए। मैंने कहा फिर आपको क्या लगता है? नहीं, सरकार को लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान का आर्टिकल 19 है, ये मौलिक अधिकार है। इसका उल्लंघन करने का अधिकार पुलिस वालों के पास नहीं है, तो इसको आपको इनकार नहीं कर सकते। तो आपने बगैर परमिशन से कर दिया, बगैर परमिशन से कर दिया तो ये अपराध होना चाहिए। ये अपराध भी नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार का आपने कोई उल्लंघन नहीं किया, आपने कोई हिंसा नहीं किया, करते भी नहीं है, हमारा एजेंडा ही नहीं है हिंसा करने का। तो हिंसा हमारे लोगों के फेवर में नहीं है, हिंसा हमारे लोगों के फेवर में नहीं है। तो इसलिए सारे देश भर में हिंसा कहीं पर भी नहीं करते हैं। हिंसा हमारे फेवर में नहीं है, हिंसा पुलिस वालों को हमारे विरोध में करना पड़ेगा, हम नहीं करते। तो पुलिस वाले जब हमारे विरोध में हिंसा करते हैं तो इससे फायदा हमको ज्यादा होता है, फायदा ज्यादा होता है। तो उनको भी मालूम हो गया कि ये भी रास्ता गलत है। तो इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, संगठन शक्ति पर जोर लगाओ। 2-3 साल, ज्यादा नहीं, 2-3 साल अगर आप लगाते हो और संगठित शक्ति निर्माण करते हो तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही आप लोगों को करना है और कुछ नहीं करना है। धन्यवाद। कुछ नहीं, 5 मिनट नहीं चाहिए, खत्म कर रहा हूं भाई। तो इसलिए कोई परमिशन नहीं दी, परमिशन दी नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।